नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे भाई बहन अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी प्यारी सी क्लास में। इलाहाबाद हाईकोर्ट को लेकर आपका वैकेंसी है, आपकी क्लास है प्यारे बच्चों, और उसको लेकर बेहतरीन और शानदार सा सेशन ये आपका डेली होता है जीके जीएस का। इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी को लेकर आपका प्यारे बच्चों सारी क्लासेज चलती हैं। जीके जीएस की क्लास होती है 4 बजे, फिर हिंदी की क्लास होती है, फिर आपका मैथ की क्लास है, इंग्लिश की क्लास है। सारी क्लासेज आपका जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो चल रही है। प्रीवियस ईयर पेपरों को ध्यान में रखते हुए आपका सिलेबस हो रहा है, आपके नए क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखकर। तो प्यारे बच्चों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी है, एक मौका आपके पास है, मस्त मौका है भाई। इस समय मौसम भी अच्छा है, क्लाइमेट भी अच्छी है भाई, बढ़िया से तैयारी, मतलब सर्दी शुरू अभी प्रॉपर, ज़्यादा सर्दी भी नहीं है ना, और गर्मी भी नहीं है। तो आपके पास ये सबसे अच्छा मौका होता है बेटा पढ़ने का। अगर मैं कहूँ तो नवंबर तक आपके पास अच्छा मौका होता है पढ़ने का, नवंबर तक। तो अभी आपका 1 डेढ़ महीना बढ़िया करके मेहनत करके पढ़ सकते हो, बढ़िया से आप तैयारी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप अपने आप में कैपेबल हैं और आप एक सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो ये एक शानदार मौका है इलाहाबाद हाईकोर्ट वैकेंसी का। और ऐसा भी नहीं है कि केवल आपका कुछ ही पोस्टों पे है, मेरा कहने का मतलब है कि अलग अलग लेवल पे पोस्ट हैं। आप देखिए, एक 6 क्लास का बच्चा भी जो है, जिसने 6 क्लास का बच्चा नहीं, जिसने 8वीं कर रखी है, 10वीं कर रखी है, 12वीं कर रखी है, ग्रेजुएशन करके हर लेवल पे पोस्ट है आपका। वहीं आप देखेंगे कि आपका जो है, दूसरी बात क्या है कि ड्राइवर के लिए वैकेंसी अलग है, आपका स्टेनोग्राफर के लिए अलग है ना, आपका जो है, बिल्कुल। तो कोर्ट की वैकेंसी है, एक ही जगह पे आप रहोगे, आपके पास सबसे बढ़िया है कि भाई आप एक जगह नौकरी करोगे अपना जीवन पर्यंत, बढ़िया से मस्त आपकी नौकरी रहेगी। कोर्ट में न्यायपालिका तो वैसे भी सर्वोच्च है भाई आपका, तो वैसे भी आप लोग बढ़िया अपना जो है पोस्ट वाली नौकरी रही, कहाँ पे लोग हाई कोर्ट में है भाई, तो ये भी एक आपके पास अच्छा पद होगा, सम्मानीय स्थिति होगी। तो क्यों ना इस मौके को बनाया जाए। इस मौके को बनाने के लिए आपको तैयारी ही करनी है, बस अपने अंदर एक जुनून रखना है और बढ़िया से तैयारी करनी है। ठीक है बेटा, तो मेहनत करो, थोड़ा सा लग के मेहनत करो और आगे बढ़ते हैं फिर इसको लेकर। तो शानदार सा ही सेशन है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है आपका। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की आप सभी के सामने। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है प्यारे बच्चों, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण सूचना होगी आपको मिल जाएगी, है ना। जो भी नोटिस वगैरह आते हैं इन सब की जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी प्यारे बच्चों। कुछ प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह भी आपके लिए डलते रहते हैं समय समय पर। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने? आंसर तो बनता है सर, बताइए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी की? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट होस्टेड द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स? है ना, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपसे क्या कह रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी आपका जो है किसने की थी, ये आपका पूछ रहा है भाई। आंसर करना शुरू करो बेटा, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी की? तो किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी की है? तो ये की है बेटा हरियाणा ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी आपका की है हरियाणा ने प्यारे बच्चों। यानी कि इसका जो है आपका सही आंसर बी ऑप्शन है बेटा। चेक करते हैं तो 20% लोगों का ठीक है, जिसमें साधना कुमारी जी का आंसर ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, भारत से पहले, क्वेश्चन नंबर 2 है आप सभी के सामने कि भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की थी? बिफोर इंडिया विच कंट्री इंट्रोड्यूस 5 ईयर प्लान फॉर पॉलिसी मेकिंग पर्पज? 5 ईयर प्लान जो कि अब हमारे यहाँ हालांकि बंद हो गया है ना, योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन आपका था वो 5 ईयर प्लान बनाता था, उसकी जगह नीति आयोग आ गया। तो 12 पंचवर्षीय योजना भारत में आई है, तो उसके लिए आपसे पूछ रहे हैं कि भारत से पहले किस देश से नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, यानी कि किस कंट्री ने पहले 5 ईयर प्लान शुरू किया और भारत ने आपका कहां से इस पंचवर्षीय योजना के प्लान को एडॉप्ट किया। भाई इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर कीजिएगा। तो भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी? तो यूएसएसआर, सोवियत संघ प्यारे बच्चों। यूएसएसआर या आप कह सकते हैं रूस के सहयोग से आपका ये शुरू हुई भाई भारत में। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है आपका भाई। 100% आपका सही रहा, जिसमें शिवा रावत, चंद्रभूषण पांडे, खुशबू रॉय, साधना कुमारी, अतुल, अंकुल कुमार कौन,
इन प्यारे भाई बहनों का आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है आप सभी के सामने भाई, कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई थी। भाई आपका क्वेश्चन है कि द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो वाज एग्जीक्यूटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। घर के आंगन में हुई, निचले शहर में हुई, दुर्ग में हुई, रिहायशी कॉम्प्लेक्स में हुई, यानी कि आपका मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई इनमें से किस क्षेत्र में हुई थी। आंसर बताइएगा। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। तो मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुई थी। तो दुर्ग में हुई थी बेटा। किस में हुई थी? दुर्ग में। अब यहां पे एक चीज देखिएगा, चलो मैं पहले आंसर बता देता हूं। सही ऑप्शन राइट है, 0% लोगों का आंसर ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा बेटा, मोहनजोदड़ो की जब हम बात करते हैं, किसकी? मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो शब्द का जो मतलब है बेटा, वो है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो है बेटा, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला बेटा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। मोहनजोदड़ो ये आपका है कहां पर? तो ये लड़काना जिला, लड़काना जिला, सिंध प्रांत, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में है भाई। सिंध प्रांत पाकिस्तान में ये था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर है बेटा, है ना। मोहनजोदड़ो हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर है। हड़प्पा सभ्यता, सिविलाइजेशन का, हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है प्यारे बच्चों। क्या ये आपका सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो जो है। दूसरी बात यहां पे मैं आपको बताऊं, हड़प्पा में क्या था बेटा कि सभी नगर जो हैं वो दो भागों में बटे हुए थे। सभी नगर जो हैं वो दो भागों में बटे हुए थे। एक तो हुआ करता था उच्च टीला, उच्च टीला, और एक था निम्न टीला। निम्न टीले में ऐसा कहा जाता है कि आपका उस समय देखो कोई ऐसा तो था नहीं, जातीय वो तो था नहीं भेदभाव पर, लेकिन ये था कि व्यापारी वर्ग, व्यापारी वर्ग और राजशाही वर्ग, मतलब ऐसा माना जाता है कि जो व्यापारी वर्ग था वही राजशाही वर्ग था, वो उच्च टीले में रहता था, और जो आपका इसमें था तो वो मजदूर वर्ग के लोग रहते थे निम्न टीले में। हड़प्पा के जो नगर बटे हुए थे वो इस तरीके से बटे हुए थे हड़प्पा वासियों के। हालांकि आपका जो है मोहनजोदड़ो इसका सबसे बड़ा नगर रहा, तो उसके दुर्ग में सबसे बड़ा अगर पूछे कि आपका कोई स्ट्रक्चर हड़प्पा की खुदाई में मिला है, तो वो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर स्नानागार ही है, वहां से जो हड़प्पा से मिला है बेटा। हड़प्पा सभ्यता जो है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नगर की खुदाई हुई थी, है ना। सबसे पहले हड़प्पा नगर की खुदाई हुई थी 1921 में, दयाराम साहनी ने की थी बेटा। 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, जिसकी वजह से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन पड़ा। इसी को हम बेटा सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास ये नगर बसे हुए थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको हम कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भी हम इसको कहते हैं, इसको प्यारे बच्चों इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। दयाराम साहनी ने 1921 में सबसे पहले इसकी खुदाई की थी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो नगर की खुदाई किसने की थी बेटा। मोहनजोदड़ो नगर की खुदाई किसने की थी? अब ये क्वेश्चन मेरा आपसे है, आंसर करिएगा, बताइए कि मोहनजोदड़ो नगर की खुदाई किसने की थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने चलते हैं भाई लेकर। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहा है कि इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक, जिसे रिहाला कहा जाता है, मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। इब्न बतूता ट्रेवल बुक कॉल्ड रिहाला वाज ओरिजिनली रिटन इन लैंग्वेज। इब्न बतूता की जो बुक थी वो किस भाषा में लिखी गई थी भाई, आंसर करके बताइएगा। बहुत बढ़िया, राखलदास बनर्जी थे।
अगला क्वेश्चन आपके सामने भाई, इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक जिसे रिहाला कहा जाता है वो मूल रूप से किस भाषा में लिखी हुई थी बेटा? जी भैया, तो इब्न बतूता जो पुस्तक है वो आपका किस भाषा में लिखी हुई थी? पहली बात तो ये बेटा, ये इब्न बतूता था कौन? इब्न बतूता, इब्न बतूता जो है ये मोरक्को का निवासी हुआ करता था बेटा। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। कहां का निवासी था बेटा? ये मोरक्को का निवासी था। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। ये किसके समय पर भारत आया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर भारत आया था। जब ये भारत आया तो ये घूमा, इसने वो बुक लिखी आपका रिहाला। प्यारे बच्चों, इसने क्या करा? वो बुक लिखी आपका रिहाला, और ये अरबी भाषा में लिखी। किस भाषा में लिखी? अरबी भाषा में। तो इब्न बतूता की जो पुस्तक थी, उसने जो यहाँ देखा भारत में, वो सब रिहाला पुस्तक में लिखा। रिहाला पुस्तक में लिखा इब्न बतूता ने। इब्न बतूता को इसने दिल्ली का काजी भी नियुक्त कर दिया भाई। दिल्ली का काजी किसको बनाया? इब्न बतूता को। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी भी बनाया था। इसको न्यायाधीश के तौर पर आप मान सकते हैं, एक अधिकारी। तो बी ऑप्शन इसका राइट है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर यह पुस्तक आपका लिखी गई। 60% लोगों का ठीक है, जिसमें शिवा रावत, अंकुल कुमार गोड और खुशबू राय, इन प्यारे भाई बहनों का आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है? आपके सामने कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? बेटी बताइए आंसर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? Which of the following article of the Indian Constitution deal with the right to work, education and public assistance in certain cases? आंसर बताइए भाई। देखिए, एक आपका टॉपिक है बेटा, मतलब संविधान का एक भाग है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का भाग है, भाग 4। भाग 4 है बेटा, आर्टिकल 36 से 51 तक है। आर्टिकल 36 से 51 तक। और ये क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आपका है। उसी के ये आर्टिकल है, क्योंकि वो 36 से 51 तक है बेटा। अब सवाल ये है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल ये कह रहा है कि आपका भाई, आपका जो कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से। देखिए, आर्टिकल 44 ये आपका क्या कहता है बेटा? ये तो आपका कहता है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता प्यारे बच्चों, समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड। इसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था बेटा? इसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो इसको लागू करने वाला गोवा बना था, पहला राज्य है। कॉमन आपका जो है कॉमन सिविल कोड को लागू करने वाला। दूसरा देहरादून बना, देहरादून बना। ठीक है, ये तो हो गया ये। अब बात आती है इसकी बेटा, अनुच्छेद 41 जो है वो है कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित, यानी कि बी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका राइट है। जिसमें कि आपका देखते हैं तो 0% बच्चों का आंसर ठीक रहा, यहाँ पे गड़बड़ और मिस्टेक हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 है, आप सभी के सामने है। क्या पूछ रहा है आपसे? ध्यान से आंसर देना कि भारतीय संसद ने 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी, जो कि कितने आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार सुनिश्चित किया गया? अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, फंडामेंटल राइट की बात है। राधे राधे, प्रणाम सभी को, नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम, सत श्री अकाल। बताइए आंसर आपसे क्या कह रहा है कि भारतीय संसद ने 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी, जो कि कितने आयु वर्ग के बच्चों के लिए
प्रारंभिक शिक्षा का, है ना, मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। ठीक है, आंसर बताइए। तो भारतीय संसद ने 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी, जो कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा घोषित करता है। डी ऑप्शन इसका राइट है बेटा, 100% सही रहा आपका। शिवा रावत, चंद्रभूषण पांडे और अंकुल कुमार गौड़, इन बच्चों का आंसर था ये। सवाल क्या कह रहा है, 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, जिसकी वजह से भारत के संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया बेटा। 11वां मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ी गई। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति जी की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य जोड़ेगा, और वो भी 10, है ना। मौलिक कर्तव्य कितने जोड़े गए, 10। किस में जोड़े गए, आर्टिकल 51 के कै में, आर्टिकल 51 के कै में आपका मौलिक कर्तव्य जोड़े गए बेटा। अब हुआ क्या, अब हुआ क्या आपका भाई साहब, ध्यान से सुनना, कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को आपका जो है, एक तो ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये बताया गया, और एक आर्टिकल 21 के ए में ये कहा गया कि ये भारत का फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार भी है भाई, अब कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या किया जाएगा, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। क्या कह रहा है, बहुचर्चित अंग्रेजी उपन्यास एलिस जे एडवेंचर्स इन वंडरलैंड निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा है बेटी, ये आपसे पूछ रहा है। अब बताइए आंसर, बहुत प्यारा सा। बहुचर्चित उपन्यास एलिस जे एडवेंचर्स आपका जो है इन वंडरलैंड निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था बेटी, मेरी शैली, एडगर एलन पो, सुइस कैरोल। तो ये लिखा था बेटा सुइस कैरोल ने, है ना। वैसे इसको लुइस कैरोल बोलते हैं बेटा, ये गलत लिखा हुआ है, लुइस कैरोल है ना, लुइस कैरोल, लुइस कैरोल है ये। सी ऑप्शन इसका राइट है, जिसमें कि आपका 0% सही रहा आंसर, कोई बात नहीं, गड़बड़ होगी तभी सही होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय, क्वेश्चन नंबर 8 है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन नामक शीर्षक की आत्मकथा लिखी है बेटा। अगला क्वेश्चन है भाई आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है भाई, बताइएगा। Which of the following Indian Olympian has written an autobiography titled Playing to Win? बताइए भाई, Playing to Win नामक बुक किसकी है। जैसे सचिन तेंदुलकर साहब की है इट्स प्लेइंग माई वे, सचिन तेंदुलकर साहब की है इट्स प्लेइंग माई वे आत्मकथा, इट्स प्लेइंग माई वे। तो भाई ये है किसकी, सचिन साहब की, सचिन साहब की। एक फिर आपका लिखी गई बेटा कौन सी, एक आपका मैं बताता हूं, बिलीव, बिलीव करके एक पुस्तक है, ये किसकी है, ये है सुरेश रैना की, सुरेश रैना साहब की। इसके बाद द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये बुक है आपका किसकी, ये बुक है युवराज सिंह की, ये बुक आपका किसकी है बेटा, युवराज सिंह की, युवराज सिंह की, ये बुक किसकी है, युवराज सिंह की, है ना। बात समझ रहे हैं, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये है आपका जो है सौरभ गांगुली जी की। तो इसका सही आंसर जो आया वो है आपका साइना नेहवाल,
यानी कि मुझे किस भारतीय ओलंपिक ने प्लेइंग टू विन नामक कथा लिखी है, तो साइना नेहवाल ने। डी ऑप्शन राइट है बेटा। 75% लोगों का इसमें आंसर ठीक है। शिवा रावत, चंद्रभूषण पांडे, खुशबू रॉय, ये आपका टॉप 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, आप सभी के सामने है। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सबसिस्टेंस क्रॉप ऑफ उत्तर प्रदेश? बताइए उत्तर प्रदेश की कौन सी निर्वाह फसल का एक उदाहरण है? आंसर करके बताइए भैया। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का एक उदाहरण है? निर्वाह फसल का उदाहरण है बेटा गेहूं। अब सुनिए मेरी बात, यहां पे देखो, गेहूं आपसे कौन पूछे कि गेहूं कौन सी उसकी फसल है, तो रबी की फसल है बेटा। रबी की सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है, सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है भाई ये, सबसे बड़ी फूड ग्रेन क्रॉप है रबी की। रबी की, रबी का जो ये मौसम है बेटा, ये कौन सा होता है? तो अब रबी का ही फसल शुरू होने वाली है। रबी का जो ये मौसम है, ये शीतकालीन फसलें हैं, शीतकालीन फसलें हैं, विंटर सीजन की हैं। भारत में 3 सीजनल क्रॉप पाई जाती हैं, रबी, खरीफ और जायद। तो इनमें से रबी की है जो शीतकालीन होती है, इसकी बुआई कई बार पूछ लेता है, इसकी बुआई कब होती है बेटा? तो इसकी बुआई होती है आपका सितंबर अक्टूबर में। सही कह रहा हूं ना? गलत, अक्टूबर नवंबर में। इसकी बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में। और कटाई इसकी कब होती है बेटा? इसकी कटाई होती है आपका मार्च और अप्रैल में, मार्च और अप्रैल में। और गेहूं सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है इसकी प्यारे बच्चों। अगर हम विश्व में बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कौन करता है? तो विश्व में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा चाइना करता है जी। विश्व में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? तो गेहूं का उत्पादन चाइना करता है भाई। गेहूं का उत्पादन कौन करता है? चाइना करता है भैया। कौन करता है? चाइना। तो ये आपका हो जाता है। इसी के साथ साथ भैया बात आती है गन्ने की। तो गन्ना जो है प्यारे बच्चों, ये आपका विश्व में कौन करता है भाई सबसे ज्यादा? तो ये कैश क्रॉप होती है, नकदी फसल होती है। विश्व में सबसे ज्यादा कौन उत्पादन करता है बेटा इसका? तो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है भैया आपका ब्राजील। कौन करता है? ब्राजील। गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन ब्राजील करता है। सेकंड नंबर पे अपना भारत है बेटी, सेकंड नंबर पे अपना भारत है गन्ना उत्पादन में। ठीक है भैया। और गन्ने में कौन सा है भाई? आपका यूपी। भारत में कौन सा स्टेट है? यूपी। इसके बाद जूट उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन सा बेटा? जूट उत्पादन में बांग्लादेश। जूट उत्पादन में है बांग्लादेश प्यारे बच्चों। कह रहा हूं सही? गलत। जूट उत्पादन में भी पहले नंबर पे भारत है, और भारत के बाद सेकंड नंबर पे बांग्लादेश है। जूट से बनी हुई वस्तु सबसे ज्यादा बांग्लादेश बनाता है, और भारत में आपका जो है सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है। और उसके बाद भारत में राज्य है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन करता है बेटी, है ना? बात समझ में? यूएसए में होता है, यूएसए में नहीं होता बेटा। गेहूं सबसे ज्यादा चाइना में होता है। इसके बाद बात करते हैं आपका कपास की। कपास विश्व में सबसे ज्यादा चाइना में है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चाइना में है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चाइना में है। सेकंड नंबर अपने भारत का ही है। कॉटन कपास में सेकंड नंबर भारत का ही है। कपास के क्षेत्र के मामले में भारत का पहला स्थान है। एरिया वाइज भारत ही पहले नंबर पे है बेटा, एरिया वाइज भारत ही पहले नंबर पे है कपास में। अब मेरी बात सुनिएगा, भारत में राज्य कौन सा है? गुजरात प्यारे बच्चों, जो सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन करता है। एक क्वेश्चन आता है बेटा आपका, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो, राष्ट्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय कपास अनुसंधान केंद्र जो है ये आपका कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय कपास अनुसंधान केंद्र ये नागपुर महाराष्ट्र में है, ये नागपुर महाराष्ट्र में है। कपड़ा उद्योग दुनिया में, भारत में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदाता उद्योग है, ये बात भी याद रखना। कपास में इंडिया नहीं है बेटा, कपास के एरिया में इंडिया है। एरिया वाइज कपास का क्षेत्र जो है वो भारत में सबसे ज्यादा है, पर टेक्नोलॉजी की वजह से वो प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है। इसके बाद बात करते हैं जूट की बेटा। जूट बोर्ड ऑफ इंडिया कौन सा है? जूट बोर्ड ऑफ इंडिया आपका कौन सा है? जूट बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये आपका कहाँ पर है? तो ये कलकत्ता में है।
जूट बोर्ड ऑफ इंडिया आपका कलकत्ता में है, समझ गए। इसके बाद आपका बात आती है यहाँ पे दो चीजों की। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है बेटा? राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है आपका लखनऊ में बेटा। ये कहाँ पर है? लखनऊ में। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय शुगर अनुसंधान केंद्र आपका हो गए, राष्ट्रीय शुगर अनुसंधान केंद्र ये आपका कहाँ पर है? तो ये आ जाता है जी आपका राष्ट्रीय शुगर अनुसंधान केंद्र आ जाता है कानपुर में, कानपुर में बेटा। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर है बेटा? ये क्वेश्चन भी आ जाता है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? ये क्वेश्चन भी आ जाता है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र तो जहाँ पे बीज तैयार किए जाते हैं ये है आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में बेटा। ये कहाँ पर है? कोयम्बटूर तमिलनाडु, जिसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं, जिसे दक्षिण का मैनचेस्टर भी कहते हैं, कोयम्बटूर तमिलनाडु को प्यारे बच्चों। तो ये कई क्वेश्चन आपका एक ही क्वेश्चन से कवर हो गए। ये आई थिंक आपको चीजें समझ में भी आई होंगी। ठीक है बेटा, लगभग आपका 10-12 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में निकल के सामने आए और ये बात आपका कंप्लीट हो गई। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने भाई क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है ध्यान से सुन लो। उस्ताद अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का किस वाद्य यंत्र से संबंध है? उस्ताद अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज एंड पंडित ज्ञान प्रकाश घोष आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यानी कि इनका अरे वो पहले वाले का आंसर तो भूल ही गए हम। इसका आंसर चेक करते हैं तो भाई डी ऑप्शन था। डी पे देखा तो आपका जो 100% सही रहा सबका, जिसमें शिवा रावत, ग्रेटेस्ट हर्ष, चंद्रभूषण पांडे, मंटू कुमार बर्णवाल, मुकुल यादव। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आंसर अब बताइएगा आप लोग कि उस्ताद अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का किस वाद्य यंत्र से संबंध है? उस्ताद अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का किस वाद्य यंत्र से संबंध है बेटा? तो तबला से संबंध है। किससे संबंधित है बेटा? तबला से। तबला का जनक किसको कहा जाता है बेटे? आपका अमीर खुसरो को। डी ऑप्शन इसका राइट है। इसमें भी देखते हैं तो 50% लोगों का ठीक है, शिवा रावत, मुकुल यादव। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? भाई अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से हम शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। देखिए 42वां संविधान संशोधन जिसे लघु संविधान या मिनी संविधान भी कहते हैं बेटा, 1976 में हुआ था। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे बेटे? तो भाई कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? देखिए 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में हुआ। इसे हम लघु संविधान या मिनी संविधान कहते हैं भाई। मिनी संविधान भी से कहते हैं। इसके तहत प्रस्तावना में भी एक संशोधन हुआ। आज तक प्रस्तावना में केवल एक संशोधन हुआ है, ये बात याद रखना। प्रस्तावना में केवल एक संशोधन हुआ है भाई। आज तक प्रस्तावना में केवल एक संशोधन हुआ है मेरे भाई। ठीक है, आज तक प्रस्तावना में केवल एक ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है, वो भी आपका जो है प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में हुआ। प्रस्तावना जो है ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है इसका संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव इसका आधार है। प्रस्तावना का उद्देश्य प्रस्ताव जो कि 13 दिसंबर 1946 को
1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आपका जो है पेश किया था संविधान सभा के सामने। ठीक है, ये आपका उद्देश्य प्रस्ताव, यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में प्रस्तावना का आधार बना, प्रस्तावना का आधार बना, बेस बना। ठीक है, और इसकी बात अगर हम करें प्रेम्बल की भारतीय संविधान में, तो प्रेम्बल प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, ये भी कहा गया, संविधान का अभिन्न अंग है, ये भी कहा गया, अभिन्न अंग है। किसके माध्यम से कहा? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, ये था आपका। इसके बाद आगे देखिएगा आपका भाई साहब, तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है यही बना। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है बेटा? तो भाषा ली गई है इसकी ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित होकर भारत के संविधान में इसकी भाषा आपका ली गई है। बात करते हैं प्रस्तावना की भी। हम भारत के लोग भारत के संविधान का संपूर्ण निष्ठा, ईमानदारी, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष जैसे शब्दों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण करेंगे। अब इसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द आपका जोड़े गए थे प्रेम्बल में, प्रस्तावना में बेटा। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और आपका अखंडता, ये 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। तो इसकी बात करते हैं सही आंसर की, तो बी ऑप्शन इसका राइट है, जिसमें आपका भाई साहब बिटिया रानी, मंटू कुमार और बरनवाल, शिवा रावत, आपका जो है चंद्रभूषण पांडे, मुकुल यादव और शालिनी त्रिपाठी, इन बच्चों का आंसर ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? ऑर्गन नहीं है, नियोन नहीं है, हीलियम नहीं है, नाइट्रोजन। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है बेटा, नाइट्रोजन नहीं। ऑर्गन कौन सी है ना? बल्बों में भरी जाने वाली गैस। इसका सही आंसर डी ऑप्शन है भाई, सही आंसर डी ऑप्शन है, जिसमें 88% लोगों का आंसर ठीक है, जिसमें आपका शिवा रावत, शालिनी त्रिपाठी, बिटिया रानी, शिवानी यादव, खुशबू रॉय। अगला क्वेश्चन, वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना किसके आधार पर की जाती है? क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना किसके आधार पर की जाती है? नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, बताइए जी, किसके आधार पर की जाएगी भैया? बताइए भैया, वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना किसके आधार पर की जाती है? तो प्रचलित कीमतों पर, जो वर्तमान में आपका प्रचलन में है उसके आधार पर तो होगी। 63% लोगों का ठीक है आंसर, जिसमें आपका मनजीत वर्मा, अवनीश मिश्रा, सौरभ पाल, शिवा रावत, पांडे, एस। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? क्वेश्चन नंबर 14 है भाई, आप सभी के सामने है। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर आपका बैठक के लिए कौन बुलाता है? Who summons each house of the state legislature to meet from time to time? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है बेटा? बहुत बढ़िया,
राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? तो भाई राज्यपाल बुलाता है बेटा। कौन बुलाता है आपका? राज्यपाल। राज्य का गवर्नर ही बुलाएगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट है भाई, जिसमें आपका ज्यादातर सभी का सही है, 70% स्टूडेंटों का सही है। शालिनी त्रिपाठी, मुकुल यादव, शिवानी यादव, मंजीत वर्मा, सौरभ पाल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है? क्वेश्चन नंबर 15 है भाई, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है? आंसर बताइएगा जी, आप लोगों से क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है? तो MRTP। तीसरा ऑप्शन सही है भाई, सी ऑप्शन है इसका, जिसमें आपका चंद्राभूषण पांडे, इन बच्चों का आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन है सफल शिकार क्रियाकलाप। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 16, सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य में नृत्य के रूप में किया जाता है? सिद्धि धमाल इज परफॉर्म्ड एज ए डांस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टू सेलिब्रेट सक्सेसफुली हंटिंग एक्टिविटी? क्वेश्चन आपके सामने भैया, सफल शिकार का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य के नृत्य के रूप में किया जाता है? पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है या हरियाणा है? सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य में नृत्य के रूप में किया जाता है? पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा। तो गुजरात में आपका, गुजरात में भैया सी ऑप्शन राइट है, जिसमें आप लोगों का 66% लोगों का ठीक है। शालिनी त्रिपाठी, मुकुल यादव, चंद्रभूषण, खुशबू और पांडे SSS। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था? निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था? Who among the following performed religious rituals for the king in the Vedic period? वैदिक पीरियड में कौन व्यक्ति था जो राजा के लिए आपका धार्मिक अनुष्ठान यानी कि पूजा पाठ करता था? पुरोहित है, ब्रजपति है, सेनानी है, ग्रामीण है। तो जाहिर सी बात है कि भाई पूजा पाठ करेगा तो कौन करेगा? आपका पुरोहित करेगा या वज्रपति करेगा या सेनानी करेगा या ग्रामीण करेगा? तो भाई पुरोहित ही करेगा, ब्राह्मण ही करेगा। तो ए ऑप्शन इसका राइट है, जिसमें आपका भाई साहब सही आंसर आपका 80% लोगों का ठीक है। बिटिया रानी, शिवा रावत, मुकुल यादव, अभिनव मिश्रा, KR यादव। अगला क्वेश्चन, महान कवि और मानवतावादी लेखक रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? क्वेश्चन नंबर 18 है भाई, महान कवि और मानवतावादी लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। महान कवि और मानवतावादी लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी भैया? तो आपका जो ये उपाधि लौटाई थी, किसने लौटाई थी बेटा, कब लौटाई गई थी? तो जलियांवाला बाग नरसंहार जो आपका हुआ, असलियत में एक रॉलेट एक्ट भारत आया था, रॉलेट एक्ट था। ये रॉलेट एक्ट 1919 में सर सिडनी रॉलेट के द्वारा तैयार किया गया था। सर सिडनी रॉलेट एक अधिकारी था, ब्रिटिश अधिकारी, उसने इस एक्ट को तैयार किया। अंग्रेज चाहते थे कि भारत में 1857 जैसी क्रांति फिर ना हो। इसके लिए वो एक ऐसा कानून लाए जिसे काला कानून, काला कानून, यानी कि आपका बिना अपील, बिना अपील, बिना दलील, बिना दलील व बिना वकील का कानून कहा गया है जी।
बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया है इसको, है ना। तो बेटा इतना, अब KR यादव जी सारे भी टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, सारे भी टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, इतना आसान नहीं आएगा। तो एक क्वेश्चन अगर ऐसा फंस गया तो ये तो कोई जरूरी नहीं है कि सर आसान नहीं आ सकता, ये किसी ने लिख के नहीं दिया, इतिहास का प्रश्न नहीं है ये। कैसी बात करते हो कभी कभी तुम लोग यार। ठीक है जी, तो ये आपका रोलेट एक्ट आया। अब इसमें क्या हुआ कि शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया गया। कौन कौन? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, और भाई मैं उसकी पूरी डिटेल बता रहा हूं ना साथ में। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू और आपका सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल, इन दो लोगों को अमृतसर में गिरफ्तार कर लिया जनरल डायर के कहने पर। फिर क्या हुआ, इनको गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए लोग जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठा हुए, जिस पर फिर आपका निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी गई डायर के कहने पर। तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन है बेटा, डी ऑप्शन है। और 81% लोगों का ही ठीक है सर, है ना। अरे भाई सारे क्वेश्चन आसान नहीं आते यार, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे क्वेश्चन आसान आते हैं, और मैं भी सारे आसान नहीं करा रहा हूं। बी में बंगाल का विभाजन कर दिया था, जो बंगाल है वो दो भागों में बांट दिया करजन ने। करजन के समय पर बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, उसने इसका विभाजन कर दिया। उसने कहा कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र एक तरफ आ जाओ, मुस्लिम लोग एक तरफ आ जाओ ईस्ट बंगाल में, और पूर्वी पश्चिम बंगाल में, पूर्वी बंगाल में मुसलमान आ जाओ, पश्चिम बंगाल में हिंदू आ जाओ। उसने फूट डालो राजनीति के तहत अपना काम कर दिया, लोगों को इधर उधर कर दिया। पर स्वदेशी आंदोलन हुआ, लोगों का विरोध हुआ, 1911 में दिल्ली दरबार लगा, फिर बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया। यही बंगाल का विभाजन जब हो गया बाद में, तब जाके आपका वो बना। ठीक है, फिर ईस्ट पाकिस्तान बन गया वही क्षेत्र ईस्ट बंगाल वाला। तो ये है कामागाटो मारो प्रकरण में एक जहाज आपका जो है जाता है आपका भाई साहब, तो ये आपका है। तो इसमें सही आंसर शिवा रावत, अभिनव मिश्रा, इसके बाद मुकुल यादव, मंजीत वर्मा और बिटिया रानी, इन बच्चों का आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है बेटा? प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइए, प्यादा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स? अगला क्वेश्चन है कि प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बेटा शतरंज में ही तो होता है प्यादा, शतरंज में। तो सी ऑप्शन इसका राइट है, 100% ठीक है। वैसे आपका सुमित यादव, अभिनव मिश्रा, मंजीत वर्मा, शिवा रावत, अवनीश मिश्रा, ठीक है जी, ये आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, अनंतार कृष्णन एक प्रसिद्ध वादक है किस चीज के? क्वेश्चन नंबर 20 है, अनंतार कृष्णन एक प्रसिद्ध वादक है किस चीज के प्यारे बच्चों? आंसर बताइए। अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध वादक है किस चीज के? आंसर बताइएगा। तो अनंतार कृष्णन एक प्रसिद्ध वादक है आपका किस चीज के? सितार के, संतूर के, बांसुरी के, मृदगम के। तो भाई ये सही आंसर है मृदगम प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन इसका। चेक करते हैं तो आपका आंसर सही होता है 50% लोगों का। अभिनव मिश्रा, मंजीत वर्मा, मुकुल यादव, सुमित यादव, आकाश कुमार, इन प्यारे भाई बहनों का सबका आंसर इसमें